लेकिन राहुल गांधी कहते हैं ना कि मोदी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। केवल नफरत की बात, चाहे गांधी परिवार को गाली देने की बात हो, चाहे हिंदू मुसलमान की या मंदिर मस्जिद की बात हो। राहुल गांधी से तो 25 साल बड़े मोदी जी हो, तो तुम उनको करते हैं, तो नफरत की राजनीति कौन करता है। देखिए, हमें अंग्रेजी सभ्यता नहीं चाहिए, हमें हिंदू सभ्यता चाहिए। इस संस्कृति और साइंस दोनों लेकर के हमको चलना है। हमारी भारत की जो संस्कृति वो भी जिंदा रहनी चाहिए, जो आज की टेक्नोलॉजी साइंस है वो भी जिंदा रहनी चाहिए। और दोनों क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। चाहे संस्कृति में आप राम मंदिर ले लीजिए, और चाहे तो आप साइंस में चंद्रयान ले लीजिए। भारत के वैज्ञानिक ने बनाया है ना, किसी और ने तो नहीं बनाया है। तो ये समझिए कि साइंस में भी हम आगे बढ़ रहे हैं और अपनी संस्कृति को जिंदा करते हुए उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं ना कि मोदी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। केवल नफरत की बात, चाहे गांधी परिवार को गाली देने की बात हो, चाहे हिंदू मुसलमान की या मंदिर मस्जिद की बात हो। राहुल गांधी से तो 25 साल बड़े मोदी जी हो, तो तुम उनको करते हैं, तो नफरत की राजनीति कौन करता है। अब ये तो वही बता सकते हैं। जहाँ तक एक भाई साहब थे, अभी वो बता रहे थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कुछ पढ़े उड़े हैं। ये नहीं कहा था। ये देखिए, भारत है और यहाँ पे हमको जमीनी आदमी चाहिए जो हमको समझ सके। अंग्रेजों की तरफ फिर हम गुलामी करेंगे क्या? अंग्रेजों के समय जैसे हम गुलामी करते थे, फिर हम गुलामी करेंगे क्या किसी अंग्रेज की? देखिए, हमें अंग्रेजी सभ्यता नहीं चाहिए, हमें हिंदू सभ्यता चाहिए। इस संस्कृति और साइंस दोनों लेकर के हमको चलना है। हमारी भारत की जो संस्कृति वो भी जिंदा रहनी चाहिए, जो आज की टेक्नोलॉजी साइंस है वो भी जिंदा रहनी चाहिए। और दोनों क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। चाहे संस्कृति में आप राम मंदिर ले लीजिए, और चाहे तो आप साइंस में चंद्रमा ले लीजिए, चंद्रयान ले लीजिए। भारत के वैज्ञानिक ने बनाया है ना, किसी और ने तो नहीं बनाया है। तो ये समझिए कि साइंस में भी हम आगे बढ़ रहे हैं और अपनी संस्कृति को जिंदा करते हुए उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज राम मंदिर बना है, करोड़ों लोग जाके दर्शन कर रहे हैं। तो क्या ये हमारे भारतीय संस्कृति? अच्छा, तो ये लोकतंत्र कहते हैं लोग, ये खतरे में। ये अगर ये भारत एक हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र में अगर 500 साल तक एक मंदिर नहीं बना, तो कैसे लोकतंत्र खतरे में है? मुझे ये नहीं समझ में आ पाता है कि 20 से 25% मुसलमान और 75% हिंदू मिल करके भी राम मंदिर नहीं बना पाए। कोर्ट से फैसला आया तब तो बना, दूसरे तरीके से भी तो बनाया जा सकता था। आपसी सहमति से ही बनाया जा, लेकिन वो आपसी सहमति नहीं है सर। कोर्ट का आदेश आया, हम लोगों ने इंतजार किया, कोर्ट के आदेश के बाद बना। तो संस्कृति, सभ्यता और साइंस हम सब में आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी जैसी जिसकी विचारधारा है वो तो देता ही रहेगा। बाकी आजमगढ़ लेकिन इस पर जब मोदी सरकार लुभाने की कोशिश करती है वोटरों को, चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, 3 तलाक के मुद्दे की बात हो, चाहे यूसीसी को लेकर के बात हो, लेकिन इसी में कहा जाता है कि जो विकास की बात मोदी क्यों नहीं करते हैं, उस पर वोट सरकार जनता से क्यों नहीं मांगते हैं? क्या यही 4 मुद्दे हैं, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, या 370 की बात हो? अच्छा, हमको ये बताइए, आपकी धारा 370 अगर हटा है, धारा 370 हटा है, तो उसमें किसका नुकसान हो गया है? कोई यहाँ व्यक्तिगत बता दे धारा 370 से उसका व्यक्तिगत कोई। अगर हमारे जवान पत्थर खाते तो पत्थर नहीं खा रहे हैं, तो क्या वो नुकसान है? कश्मीर को अगर भारत का एक अहम हिस्सा मान लिया गया या राज्य मान लिया गया, तो क्या उससे कौन भारत का नुकसान है? और अभी कश्मीर क्या, अभी तो पीओके भी भारत का होगा, आने दीजिए समय। निश्चित रूप से पीओके भी भारत का हिस्सा बनेगा। अब कोई छोड़ने वाले हम लोग नहीं। उम्मीद है? उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है। लेकिन वहाँ से फारूक अब्दुल्ला कहते हैं ना कि पाकिस्तान के पास भी एटम बम हैं, वो कोई ऐसे ही नहीं है, वो भी परमाणु शक्ति है। एटम बम पे के रिमोट पे उंगली रखने वाले की उंगली काट दी जाएगी। अगर ऐसी कोई नौबत आई तो भारत सक्षम है, और इतना आसान नहीं कि एटम बम जला लेगा। और आप भी जान रहे हैं कि अब केवल एक देश या दूसरे देश की लड़ाई नहीं रहेगी, पूरा विश्वव्यापी लड़ाई होती है, और इतना आसान नहीं है। बाकी पीओके उसका नाम ही है, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान के कब्जे की कश्मीर है जो हमारे हिस्से है। तो हम अपना हिस्सा लेंगे नहीं? अपना हिस्सा हम सक्षम नहीं थे। तो जैसे मान लीजिए भाई साहब हमारी ज़मीन कब्जा कर लिए, तो मैं सक्षम नहीं था। अब मैं सक्षम अगर हो गया तो मैं अपनी ज़मीन तो इनसे वापस लूँगा ना। सक्षम इसलिए नहीं थे कि मनमोहन सरकार थी, सक्षम इसलिए है कि मोदी सरकार आ गई, ऐसा लगता है? अब मैं एकदम डेफिनेटली तो नहीं बोल सकता, क्योंकि मनमोहन सिंह में कोई कमी नहीं थी। वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, लेकिन बस वो रिमोट से चलते थे। दुर्भाग्य इस बात का है, दुर्भाग्य इस बात का है। सौभाग्य किस बात का है? आज कि अब रिमोट से सरकार नहीं चलती है, अब रिमोट से सरकार नहीं चलती है। अच्छा, ये बताइए मुझे, मैं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल अच्छे नेता हैं, राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट डिक्लेयर क्यों नहीं करते? क्या ऐसा ना हो जाए कि इंडी गठबंधन जीत जाए और ये समझौता हो गया कि एक साल अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री रहेंगे, दूसरे साल राहुल गांधी रहेंगे, तीसरे साल ममता बनर्जी रहेंगी, चौथे साल अखिलेश यादव रहेंगे, 5वें साल मायावती रहेंगी? तो कौन सी सरकार मजबूत चल सकती है इससे? बाकी अखिलेश यादव ने अपने समय में उत्तर प्रदेश का बहुत विकास किया है। और लेकिन आज भी सबसे अगर चिंता कांग्रेस की है तो वो ईवीएम को लेकर के है कि ईवीएम में अगर सरकार आ सकती है तो ईवीएम की वजह से आ सकती है, क्योंकि आज अगर परसेंटेज 4 चरण के बाद में परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है तो कहीं घोटाला तो नहीं ईवीएम में? तो वायनाड में ईवीएम क्यों नहीं हैक हो जाता? मैं कह रहा हूँ वायनाड या रायबरेली में ईवीएम क्यों नहीं हैक हो जाता?
अगर ईवीएम हैक होता तो पूरे देश में हो सकता था। तो बहुत सारे चुनाव तो हारी भी है भाजपा, बहुत सारे चुनाव हारी। तो मुझे नहीं लगता है कि ईवीएम हैक की कोई ऐसी बात है। मुद्दा नहीं है ईवीएम का? नहीं, बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं। लेकिन राहुल गांधी बार बार चुनौती, तो बटन दबाते हैं तो उसमें से पर्ची भी निकलते, लोग देख सकते हैं कि हमारा वोट कहाँ गया है। ऐसा तो नहीं है। और बाकी अब चुनावी मतलब चुनाव आयोग पे भी अगर हम उंगली उठाएंगे तो फिर लोकतंत्र ही कहाँ मेरा बचेगा। तो थोड़ा विश्वास तो करना होगा। तो लगता है केवल ईवीएम एक बहाना है, निशाना कुछ और है। हाँ बिल्कुल, ईवीएम तो बहाना है कह सकते हैं? बिल्कुल 100% कह सकते हैं। तो आप संतुष्ट हैं कि युवाओं को रोजगार भी मिला, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? अब मुद्दा, हाँ जी, क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। जी बोलिए। युवाओं को जो भी सरकार ने काम किया है, पेपर लीक, माने हमारे पर भार न जाए, हाँ, ये सरकार की व्यवस्था हो जाए, इसलिए। और रोजी दे, प्रलोभन न दे, प्रलोभन न दे, रोजी दे। जी रोजी रहेगी तो ये क्या है? अगर कांग्रेस ये करेगी कि हम 5 किलो नहीं 10 किलो राशन देंगे, तो ये लोभ है या प्रलोभन है या रोजगार है, क्या है? ऐसा कि लोगों का फंडा है या राजनीतिक पार्टियों का फंडा है। देखिए जब अब चूंकि ये बड़े हैं, नहीं आप 5 दे रहे हैं, हम 10 दे रहे हैं। ये क्या है? प्रलोभन है या फंडा, क्या है? यह उनका फंडा है और सभी राजनीतिक पार्टी एक ही है, हमको लड़ा रही है। अभी आप हमसे बड़े हैं, अभी इन्होंने कहा कि रोजगार नहीं दे रही है। रोजगार के नाम पे एसआई की भर्ती हुई है, लोग नियुक्त हो गए हैं। पहला रोजगार शिक्षक भर्ती दी भाजपा ने। उसके बाद बात करते हैं लोग, बहुत बड़ा बात तो यही, अभी आपने कहा क्या कि 10 किलो कह रही है। अभी कल को आप देखिएगा तो कल प्रियंका गांधी ने कहा कि 5 किलो राशन बांटते हैं, 80 करोड़ लोग गरीब है। अरे जब आपके नजर में 80 करोड़ लोग गरीब है ही नहीं तो आप राशन क्यों देंगे भैया? अगर मैं गरीब तो मोदी की वजह से गरीब हुए हैं, उन्होंने, मोदी ने गरीब बनाया है, मोदी ने कटोरा थमाया है। अरे रुक जाइए तभी ना उनका व्यवस्था बनाएंगे, नारा लगाएंगे। ये जनता धीरे धीरे सक्षम हो रही है और थोड़ा हो रही है, जागरूक हो रही है। हाँ वही जागरूक हो रही है। और जनता किसी के प्रलोभन पे नहीं, बैसाखी पे नहीं, वो स्वतंत्र होके जिस दिन फैसला लेगी उस दिन नहीं। जनता तो फैसला ले रही है ना, पिछले 10 साल से जनता ने फैसला लिया ना। हाँ तो जनता अब फैसला लेने जा रही है और अफसरशाही घुटना टेकेगी, सारी व्यवस्था क्लियर हो जाएगी। जिस दिन अफसरशाही घुटना टेकेगी, किसको प्रधानमंत्री बनाने जा रही है? देखिए प्रधानमंत्री कोई हो, उसकी कैसे हो जाए? देखिए नहीं, सुन लीजिए वही हालत है। सर तय करिए, पहले तय करिए कि हमें किसके लिए वोट करना है, किस मुद्दे पर वोट करना है। वही है ना, वो हमारे संबित पात्रा जी ने भी कहा था, हम भी कह दे रहे हैं। संडे को तो एक फिक्स है, सोनिया जी का लाल, जिस दिन कोई काम नहीं रहेगा। मंडे को रहेंगी दीदी, ट्यूसडे को रहेंगे अखिलेश जी, वेडनेसडे को रहेंगे तेजस्वी जी, उसके बाद आ जाइए थर्सडे पे। वो थर्सडे पे क्या करेंगे? वो लोग बैठ के एक बार ये देखेंगे अगले चुनाव में मोदी को कैसे हराना है। वो दिन तो बीत जाएगा। अब आता है फ्राइडे। अब फ्राइडे में आप चले जाइए उद्धव जी के पास, ठीक। अब बचा खुचा जो एक सैटरडे बचेगा, जो छोटी छोटी पार्टियां गठबंधन में, इनके महागठबंधन ठगबंधन में है, महाठगबंधन में, वे लोग मिल के बैठक करेंगे कि अगले हफ्ते किसको प्रधानमंत्री बनाना है हमें। इनके पास क्या है? मुद्दा नाम का कोई चीज नहीं इनके पास है ना। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है ना। अच्छा नहीं है? रुक जाइए। अब महंगाई बेरोजगारी पे बात कर ली जाए। सन 2014 से पहले गैस सिलेंडर का रेट ये बता दें, पहला चीज। सन 2014 से पहले पेट्रोल का, डीजल का रेट बता दें। इनके सरकार में 220% की बढ़ोतरी होती है पेट्रोल, डीजल, गैस, और हमारे सरकार में 30% की बढ़ोतरी होती है। तो इनको बड़ी दिक्कत है महंगाई। अच्छा, उस समय क्या रहा होगा मनरेगा का रेट, मजदूरी का? आज क्या है? आज 450 रुपए एक मजदूर लेता है, 650 रुपए एक मिस्त्री लेता है कि नहीं भैया? बड़े आराम से लेता है। उस समय क्या रेट रहा होगा? जैसे जैसे व्यवस्थाएं बढ़ती जाएंगी आपकी आमदनी भी बढ़ रही है। रही बात बेरोजगारी की, इनसे पूछे क्या ये भुखमरी के शिकार है? हाँ, मोदी की वजह से, मोदी की वजह से, सुनिए मैं बता, मोदी की वजह से, मोदी की वजह से क्योंकि ना, इनसे पूछिए ये रोजगार युक्त हैं। इनसे पूछिए इनके पास रोजगार क्या होता है? एक मिनट रुक जाइए। आपके इससे पहले एसपी थे आप मेरी बात सुन लीजिए, आप हमारी बात सुनिए, रुक जाइए। हम अपना स्वरोजगार करते हैं। एक मिनट सुनिए भाई साहब, मैं अपना स्वरोजगार
करता हूँ, मैं अपना स्वरोजगार करता हूँ। सुनिए, देखिए भैया, रोजगार का मतलब ये होता है रुक जाइए भाई, डिबेट ना खराब करो भाई, डिबेट ना खराब करो यार, सुन लो। घर में पढ़ने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ, जिसके घर में पढ़ने वाला हो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी को पढ़ने, जिसके घर में पढ़ने वाला हो पहले बताइए, पेपर हमको जवाब दीजिए, पेपर क्यों लीक हो रहा है? पेपर क्यों लीक? हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग चूतिया है, पढ़ रहे हैं। हम लोग इतना पैसा लगा लाइब्रेरी में, इतना रात दिन करके पढ़ रहे हैं, पेपर क्यों लीक हो रहा है? किस सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ? ये बता दीजिए। ये रुक जाइए, चलिए मत पहले बात सुनिए, सुन लीजिए पहले। किस सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ? किस सरकार में घोटाला नहीं होता है? किस सरकार में क्या नहीं होता है? हाँ, यही इनको दिक्कत क्या है? इनको भाई साहब को दिक्कत क्या है? पहले भर्तियां आती थी तो अखिलेश यादव जी एसी रूम में बैठ के डिसाइड करते, फलाने आदमी चेक 12 लाख लाइए, लेखपाल बन जाइए। भैया यूपीपी का पेपर होगा, सुन लीजिएगा, अगर यूपीपी का पेपर है ना 18,000 यादव अगर नहीं हुए यूपीपी में तो नाम बदल दूंगा मैं अपना, लिख के लीजिए। अच्छा ये बताइए कि भाजपा का जो भी मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को एक भी रोजगार मिला होगा उसमें यादव नहीं है। यादव है भैया, तो पढ़ने वाले बने हैं ना। पढ़ने वाले, एक मिनट, पढ़ने वाले बने हैं भैया 1 to 1 अभी देखिए भाई साहब आप फंस चुके हैं, आप गलत बात। जैसे एक मिनट भैया मेरी सुन लीजिए, एक मिनट। जैसे आप बोले हैं कि पढ़े लिखे क्यों नहीं होंगे?